हेलो बच्चों, आज की कक्षा में हम लेते हैं फिर से ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का आगे का भाग। अब तक हमने देखा था गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके आगे का पार्ट आज हम देखते हैं। तो थोड़ा सा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से अलग होते हुए आपको एक बात मैं बताना चाहती हूँ जो कि आपकी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है और आप अपने आसपास जानवरों को देखते भी हैं, उनके बिहेवियर को स्टडी भी करते हैं और आप जानते भी हैं कि कुछ खास समय में उनका जो व्यवहार है, उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है और वो जो चेंज होता है वो स्पेशली फीमेल में परिवर्तन वो देखा जाता है। और फीमेल में जो परिवर्तन होता है, खास करके जो बच्चे पेट डॉग्स रखते हैं, जो बच्चे अपने साथ पालतू कुत्ते रखते हैं, वो जो डॉग्स रखते हैं, तो उनको ये पता होता है कि एक खास पीरियड आता है जिसमें कि फीमेल डॉग का सेक्सुअल अर्ज बहुत बढ़ जाता है। ऐसे पीरियड को, जो उनका ब्रीडिंग पीरियड होता है, उसमें खास तरह का एक ब्लड सर्कुलेशन और उनका साथ ही साथ जो एस्ट्रोजन जो लेवल ऑफ हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उनके ब्लड में। तो दे गेट एन एक्सट्रीम सेक्सुअल अर्ज और इस पीरियड को हम कॉमन लैंग्वेज में हीट्स कहते हैं, HEATS, हीट्स। इस साइकिल को, जो कि ब्रीडिंग पीरियड में एक बार देखी जाती है या कई बार भी देखी जा सकती है, पर वो एक खास ब्रीडिंग पीरियड में होती है। अगर हम मनुष्यों की बात करें, मैन की बात करें, ह्यूमन साइकिल की बात करें, तो ह्यूमन फीमेल में केवल ऐसा नहीं है कि केवल एक बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल आया। देयर इज़ अ प्यूबर्टी एंड देयर इज़ अ मेनोपॉज। तो प्यूबर्टी से लेकर के मेनोपॉज तक, मतलब आप तकरीबन ये अंदाज लगाइए कि 12 से 13 बरस की उम्र से लेकर के 50 वर्ष की उम्र तक ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंटिन्यूएशन में रहता है। इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो पीरियड है, हमको पता है कि 1 इन अ मंथ होता है, 28 दिनों का होता है और हमने इसकी डिटेल पिछली कक्षाओं में देखी है। आज हम जिस साइकिल की बात कर रहे हैं वो है एस्ट्रस साइकिल। और एस्ट्रस साइकिल वो साइकिल है जो कि पशुओं में या अन्य जानवरों में, द अदर एनिमल्स शोज इन द ब्रीडिंग पीरियड विथ द वेरी हाई लेवल ऑफ हार्मोन एस्ट्रोजन। तो जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनका सेक्सुअल अर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको कॉमनली हम हीट्स कहते हैं। अगर ये ब्रीडिंग सीजन में एक बार अटेंड की जाती है फीमेल के द्वारा तो इसको हम मोनोएस्ट्रस कहते हैं। जैसे कि डॉग्स जो होते हैं मोनोएस्ट्रस होते हैं, उनमें एक बार ये अर्ज आती है, एक ब्रीडिंग सीजन में एक बार। पर अगर ये कई बार आती है, जैसे कि माउस है, हॉर्स है, स्क्विरल है, गिलहरी है, तो उसको हम कहते हैं पॉलीएस्ट्रस साइकिल। अब इनके जो सेक्सुअल बिहेवियर चेंजेस होते हैं ब्रीडिंग पीरियड में और उस समय जो इनका ब्लीडिंग साइकिल्स होता है फीमेल में, उसको ही हम एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। आई बात समझ में? तो एस्ट्रस साइकिल पे सवाल पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में भी और आपकी बोर्ड की परीक्षा में भी। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम वापस लौटते हैं। हमने गैमेटोजेनेसिस देखा था, गैमेट का फॉर्मेशन देखा था, स्पर्म देखा था, ओवा देखा था। थोड़ा सा हम उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए, आप अगर स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यू फाइंड कि जो स्पर्म है इसमें आपको ऊपर एक्रोसोम दिख रहा है और एक्रोसोम आपको पता है गोल्गी बॉडी इससे बना होता है। एक्रोसोम के नीचे आपको नेक पीस दिख रहा है और नेक पीस के नीचे आप देखिए यहाँ पर आपको मिडिल पीस दिख रहा है। मिडिल पीस में आपको स्पाइरल इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से बनते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही है पावर हाउस की तरह एनर्जी प्रोड्यूस करना, एनर्जी बनाना, एनर्जी देना। तो चूंकि स्पर्म को ट्रैवल करना होता है इसलिए इट नीड्स एनर्जी। उसके बाद आता है टेल पीस। टेल पीस में एक्चुअली माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट्स होते हैं। ये सब हमारा दोहराव वाला पार्ट हो रहा है क्योंकि हमने पिछली कक्षा में भी इसको देखा है। ओवम का अगर स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो ओवम में देखिए, ओवम में आपको एक न्यूक्लियस दिख रहा है और उसके ऊपर में आपको कई सारे सेल्स की लेयर जमी हुई दिख रही है। इसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। व्हाट डू वी कॉल इट?
कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के अंदर देखिए एक लेयर आपको दिख रही है, सिंगल लेयर, वो उसको हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। अभी ये जो स्पर्म है, इस स्पर्म को पेनिट्रेट करना है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इन दी ओवा, लेकिन ये आसान बात नहीं है। एक एजेक्यूलेशन में जब कॉइटस हो रहा है तो एक एजेक्यूलेशन में अराउंड 5 ml के आसपास स्पर्म रिलीज हो रहा है, सीमेन रिलीज हो रहा है, और एक 5 ml के सीमेन की क्वांटिटी में आपको पता है कि 300 मिलियन स्पर्म्स आर देयर। लेकिन ये वही स्पर्म्स हेल्दी कहे जाएंगे जब उनमें 60% एक ऑप्टिमम शेप एंड साइज के हैं और 40% विथ विग्रस स्पीड के हैं। यदि उससे कम हुआ तो हम उसको फर्टाइल नहीं मानेंगे। हम मान के चलते हैं कि इजैकुलेशन हुआ, 5 ml सीमेन में 300 मिलियन स्पर्म्स हैं एंड नाउ दे नीड टू फर्टिलाइज द ओवा। लेकिन ओवा तो एक सिंगल है, 1 सिंगल ओवा एंड 300 मिलियन स्पर्म्स। अब पहुंचेगा केवल एक ही स्पर्म। दैट मीन्स देयर इज अ मूवमेंट इनसाइड सर्विक्स में रिलीज हुआ है, और सर्विक्स के अंदर आप देखिए फिर यूट्रस का स्ट्रक्चर देखिए, तो आपको यहाँ पे सर्विक्स दिख रहा है और ये यूट्रस का दिख रहा है स्ट्रक्चर। अब ये यहाँ से यूट्रस के तरफ से आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको फेलोपियन ट्यूब दिखा रही हूँ, और फेलोपियन ट्यूब में आपको वहाँ पर एम्पुला इस्थमस जंक्शन आपको मैं दिखा रही हूँ। तो ये जो जंक्शन है, एम्पुला इस्थमस का जो जंक्शन है, एक्चुअली दिस इज द स्पॉट फॉर द फर्टिलाइजेशन। ये दूसरा क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में, नीट में या KVPY में पूछा जाता है आपसे कि स्पेस, वेन्यू, प्लेस फॉर फर्टिलाइजेशन। अब जब स्पर्म आ चुका था तो स्पर्म के यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि 300 मिलियन स्पर्म से किसी एक को पहुँचना है, तो वहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगना चाहिए? तकरीबन आधे घंटे का, तो मिनिमम आधे घंटे का टाइम लगता है उसको। और उसके बाद मतलब जो स्पर्म की वाइटलिटी है वो 24 घंटे की होती है। स्पर्म्स की वाइटलिटी 24 घंटे की होती है। एट द सेम टाइम एक और ख़ास बात है, फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब साइमल्टेनियसली ओवा और स्पर्म रिलीज होंगे। अगर स्पर्म रिलीज हो गया और ओवा रिलीज नहीं हुआ तो देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन। पॉइंट टू बी नोटेड। 2-3 चीज़ें मैंने खास बताई हैं। एक तो ये बताया कि 60% नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, 40% विग्रस स्पीड होनी चाहिए। दूसरा मैंने ये बताया कि 300 मिलियन स्पर्म्स में केवल एक ही स्पर्म जाएगा, ओवा को फर्टिलाइज करेगा। तीसरी बात मैंने बताई कि स्पेस, जो वेन्यू है, जो स्पॉट ऑफ द फर्टिलाइजेशन है, वो क्या है? वो आपका एम्पुला इस्थमस जंक्शन है, और मिनिमम हाफ एन आवर एक स्पर्म को वहाँ तक पहुँचने में लगता है टू फर्टिलाइज। अब जब फर्टिलाइजेशन की बात हम कर रहे हैं तो नाउ यू लुक, कोरोना रेडिएटा एक लेयर है, उसके नीचे आपको दिख रहा है जोना पेलुसिडा। अब जो स्पर्म है, तो स्पर्म अगर फर्टिलाइज करेगा उसके पहले उसको कैपेसाइटेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मतलब स्पर्म हैज़ टू पास थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड कैपेसाइटेशन। कैपेसाइटेशन क्या है? एम्बेडिंग द हेड इनटू द सेल ऑफ द कोरोना रेडिएटा। ये पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे, कैसे देखिए कोरोना रेडिएटा की जो लेयर है उसमें स्पर्म का हेड चला गया है, और यहाँ पर थोड़े समय के बाद में इसका टेल इज रिमूव्ड। टेल हट जाता है, टेल कट जाता है और हेड अंदर चला जाता है। तो एम्बेडिंग द हेड कि वो वहाँ पर अंदर जा रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैपेसाइटेशन। अब ये कैपेसाइटेशन कैसे पॉसिबल है? क्या कोई भी स्पर्म विल गेट इनटू इट? नहीं, स्पर्म वही अंदर एम्बेड कर सकता है, अंदर घुस सकता है, जिसमें एक खास तरह का एंजाइम है जिसको हम कहते हैं हाइलुरोनिडेज। ये हाइलुरोनिडेज जो है ये क्या करता है? देखिए ये रेडिएटा जो है, कोरोना रेडिएटा, इसकी सेल्स आपस में बिल्कुल जमी हुई हैं। यहाँ पर देखिए आप, बर्फ़ की तरह जमी हुई हैं, तो इनको वो डिस्पर्स करता है, दूर दूर करता है, और इसका हेड अंदर जाता है। अंदर जाता है, फिर किस लेयर में जाता है? ये पेलुसिडा को टच करता है।
पेलोसिडा को टच करने के लिए, पेलोसिडा को ब्रेक करने के लिए इसको दूसरे एंजाइम की जरूरत पड़ती है विच इज कॉल्ड एक्रोसिन। अब जैसे ये पेलोसिडा को टच करता है, पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि ये जो ओवम है इसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन अब तक नहीं हुआ है, ये अरेस्ट हुआ था फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में, और अब इसके बाद जैसे पेलोसिडा मतलब अंदर जाता है, कैपेसिटेशन होता है, स्पर्म अंदर पेनिट्रेट करता है, तब सेकेंड मियोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस, तब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है और पूरी तरह से ओवम का स्ट्रक्चर बनता है, और उसके बाद न्यूक्लियस ऑफ द ओवम और न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म फ्यूज होते हैं। सो दिस फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म के न्यूक्लियस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे कि स्पर्म कॉइटस के बाद सीमेन के साथ रिलीज हुआ, सर्विक्स में आया, सर्विक्स में आकर के उसकी जो संख्या है 300 मिलियन स्पर्म्स है, उनमें से एक स्पर्म को ओवा को फर्टिलाइज करना है। ये जो स्पर्म है ये तकरीबन आधे घंटे के अंदर स्पर्म के पास पहुंचता है। किस स्पॉट में पहुंचता है? तो ये एम्पुला स्टमक जंक्शन में पहुंचता है। उस जंक्शन में पहुंच करके सबसे पहले आप देखो ओवा के ऊपर जो कोरोना रेडिएटा है उसको हाइलुरोनिडेज एंजाइम डिस्पर्स करता है। स्पर्म का हेड अंदर जाता है, जोना पेलोसिडा को टच करता है, जोना पेलोसिडा को टच करते ही वहाँ पर क्या होता है कि उसका सेकेंडरी जो न्यूक्लियस था, जो वो ओवम है, उसका सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज कंप्लीटेड, और अब कंप्लीट ओवा इज फॉर्म्ड हियर, और ये कंप्लीट ओवा का न्यूक्लियस एंड स्पर्म का न्यूक्लियस गेट्स फ्यूज्ड, और हम इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अकर्ड। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी हो गई। जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी होती है, अब ये जाइगोट बनता है। जाइगोट मतलब 2 सेल बना, 2 से 4 बने, 4 से 8 और 8 से 16। आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 2 सेल, 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज और 16 सेल स्टेज। 16 सेल स्टेज में हम इसको मॉड्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉड्यूला कहते हैं। जैसे ये मॉड्यूला डेवलप होता है, अच्छा ये सारे जो काम हो रहे हैं ये 2 से 4 दिन के अंदर हो जा रहे हैं। जैसे ही मॉड्यूला डेवलप होता है, मॉड्यूला जो है अब फिर ये 16 से 32 से आप देखेंगे कि 64 और लगभग 100 के आसपास का हम एक बॉल मान लेते हैं और ये ब्लास्टूला बनाते हैं। ब्लास्टूला में देखिए अब ये कहाँ जाते हैं? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूटेराइन वॉल, मतलब फंडस में की तरफ ये आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर इनका इम्प्लांटेशन होता है। जब ये ब्लास्टूला इम्प्लांट होने लगता है तो ब्लास्टूला का थोड़ा सा सेल आप देखो और यूटेराइन वॉल का थोड़ा सा सेल मिक्स होता है। अब ये उसकी घेराबंदी कर रहा है, ठीक है। और इसका जो ब्लास्टूला का जो पार्ट है, यहाँ पर आप देखिएगा कि ब्लास्टूला में आपको जो सेल्स आ रही हैं वो 2 तरह की सेल्स आ रही हैं। एक तो अंदर वाली सेल आ रही है जिनको हम इनर सेल मास कह रहे हैं, और एक बाहर वाली सेल आ रही है जिनको हम आउटर सेल मास कहते हैं। तो जो आउटर सेल मास हैं वो ट्रोफोब्लास्ट बनाती हैं और जो इनर सेल मास हैं वो एम्ब्रायोब्लास्ट बनाती हैं। आई बात समझ में? तो एम्ब्रायोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट अब ये ग्रो करना शुरू करती हैं। अब इनकी ग्रोथ फिर से अलग तरह से है। ट्रोफोब्लास्ट जो है प्लेसेंटा में अपना कंट्रीब्यूशन करता है और एम्ब्रायोब्लास्ट जो है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड जो है, जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट है उसमें अपना हिस्सा देता है। 2 चीज़ें आती हैं, आपको 2 टर्मिनोलॉजी हमेशा कंफ्यूज करती होगी। एक टर्मिनोलॉजी है फीटस, दूसरी है एम्ब्रायो। तो एक टर्मिनोलॉजी जो हम एम्ब्रायो जिसको कहते हैं, प्रेगनेंसी के बाद जो पहले 2 महीने की का जो भ्रूण होता है उसको हम एम्ब्रियोनिक पीरियड कहते हैं, उसको एम्ब्रायो कहते हैं। 2 महीने के बाद जो भ्रूण होता है उसको हम फीटस कहते हैं। बाद के जो 2 महीने के बाद का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसको हम फीटस कहते हैं, और जो 2 महीने तक का डेवलपमेंट है उसको हम एम्ब्रायो कहते हैं। आप सभी को पता है कि प्रेगनेंसी पीरियड में बहुत सारे चेंजेस होते हैं।
हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है थ्रू विच एम्ब्रायो जो है वो अपना फूड, न्यूट्रिशन और साथ ही साथ रेस्पिरेटरी एयर एक्सचेंज एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल एक्सचेंज का काम उसी के थ्रू करता है। दो चीज़ें यहाँ पर मैं फिर से बताऊंगी कि देर आर टू कॉर्ड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्लेसेंटल कॉर्ड दिख रहा है और एक अम्बिलिकल कॉर्ड दिख रहा है। एक प्लेसेंटा जो कॉर्ड है, याद रखेंगे कि प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड से अलग होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड नाभि से निकलता है, प्लेसेंटल कॉर्ड जो है वो देखिए यहाँ पर उसकी ब्लास्टोसील की जो कवरिंग है वहाँ से वो यूनाइट हो रहा है। प्लेसेंटा में एम्ब्रायो का भी शेयर है और मैटरनल सेल्स का भी शेयर है, दोनों शेयर करते हैं, लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड में केवल फीटस का शेयर है। और यही अम्बिलिकल कॉर्ड होता है जिसको हम स्टेम सेल में, स्टेम सेल जिसमें टोटोपोटेंसी होती है, टोटोपोटेंसी का मतलब होता है बच्चों कि ऐसा सेल जिसमें सारे ऑर्गन बनाने की क्षमता है। मतलब अगर कभी जीवन के किसी भाग में आपका हृदय काम करना बंद कर दे तो वो स्टेम सेल से वहाँ पर वो हृदय का निर्माण हो सकता है, लिवर का निर्माण हो सकता है, किडनी का निर्माण हो सकता है, ऐसे बहुत सारे अंगों का निर्माण हो सकता है, लेकिन ये तब संभव है जब हमने उसको सुरक्षित रखा है। एंड दिस कैन बी डन बाय कीपिंग दीज स्टेम सेल्स सेफ इन द स्टेम सेल बैंक राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ टू द डेथ, टिल डेथ तक इसको सिक्योर्ड करके रखा जाता है। और उन सेल को, हमारे नाम की जो सेल होती है स्टेम सेल, उसको निकाल के बॉडी के अंदर इंड्यूस कर दिया जाता है और वहाँ पर फिर उसका डेवलपमेंट शुरू होता है। गॉट इट? तो ये जो चीज़ें हैं, ये प्लेसेंटा के बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे। प्लेसेंटा की बात हमने थोड़ी सी की, हमने स्टेम सेल की बात की, अम्बिलिकल कॉर्ड की बात की। अब ब्लास्टुला तक हमने क्लीवेज देखा, क्लीवेज इसमें होलोब्लास्टिक होता है। और इसके बाद जब इम्प्लांटेशन हो गया, फंडस पार्ट ऑफ यूटेराइन इम्प्लांटेशन हो गया, तो जो स्टेज आती है वो है गैस्ट्रुलेशन की स्टेज आती है। गैस्ट्रुलेशन में आप देख सकते हैं कि एक अलग तरह की कैविटी बनती है जिसको हम एंटेरॉन कैविटी कहते हैं। और एंटेरॉन कैविटी के बनते ही इसमें खास बात ये होती है कि इट इज़ लाइंड बाय द मेसोडर्म। मतलब अब एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म यहाँ पर तीनों लेयर जो हैं वो बन चुकी हैं। तो हम अपनी आगे की हमारी कक्षा का जो आगे का पार्ट होगा उसमें हम अब दो चीज़ें देखेंगे कि पहला तो प्लेसेंटल हार्मोन्स हम देखेंगे और उसके बाद हम ऑर्गेनोजेनेसिस देखेंगे, पर्चुडेशन देखेंगे, साथ ही साथ लैक्टेशन देखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये देखते हैं सेक्स ऑफ द बेबी। सेक्स ऑफ द बेबी कैसे डिसाइड होता है? हमने ब्लास्टुला की बात की, तो ब्लास्टुला तो ये पहले वीक की बात हो गई। जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, एक सप्ताह, पहला जो सप्ताह है प्रेगनेंसी का, उसमें यहाँ पर इम्प्लांटेशन तक बात पहुँच गई। नाउ सेक्स ऑफ द बेबी ये कैसे डिसाइड होता है? आपको पता है कि ह्यूमन क्रोमोसोमल नंबर जो है वो 46 है और 23 पेयर हैं, जिनमें 22 जो हैं ऑटोजोम्स हैं और जो लास्ट 23rd पेयर है वो 6 क्रोमोसोम है। चूँकि ह्यूमन जो है वो हेट्रोगैमेटी शो करता है। मतलब हेट्रोगैमेटी का मतलब क्या होता है कि इसमें जो फीमेल है, फीमेल होमोगैमेटी शो करती है और मेल जो है वो हेट्रोगैमेटी शो करता है। मतलब आप देख सकते हो कि मेल का जो क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम, वो एक्स एंड वाई पैटर्न पे है, लेकिन जो फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम पे है। तो इफ़ आई विल शो यू द क्रॉस बिटवीन द XX एंड XY, तो आप देखिए यहाँ पर गैमेट बनते हैं। फीमेल गैमेट बने, ओवा बना, X एंड X ओवा बना, और मेल जो गैमेट बने, स्पर्म बने, तो X स्पर्म बना और Y स्पर्म बना। अब इनका क्रॉस देखिए, अगर फीमेल के X से मेल का X बनता है तो क्या बनेगा? बेबी गर्ल बनेगा। अगर फीमेल के X से मेल का Y क्रोमोसोम क्रॉस होता है ना, मैचिंग करता है, तो क्या बनेगा? बेबी बॉय बनेगा। दैट मीन्स टू मेक एंड डिसाइड और डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज Y क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल। ये Y क्रोमोसोम के कारण, अगर Y का मैटिंग होता है X क्रोमोसोम से तभी बेबी बॉय बनता है। अगर X का मैचिंग होता है X क्रोमोसोम ऑफ फीमेल से तो बेबी गर्ल बनता है।
मतलब 50% चांस ऑफ बेबी गर्ल, 50% चांस ऑफ बेबी बॉय. तो दिस वॉज the sex of the baby to be determined during the pregnancy period.